Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 2nd June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे. In this video we're going to discuss Indus Water Treaty because recently जो परमानेंट कमीशन है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इनकी मीटिंग हुई है. इस दौरान इस मीटिंग से मेजर हाइलाइट्स क्या रहे हैं, व्हाट इज़ इन द वाटर ट्रीटी, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. फॉलोड बाय लिक्विड नैनो यूरिया. तो अगैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट इनॉग्रेट किया है. कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, व्हाट इज़ लिक्विड नैनो यूरिया, विल कवर इन दिस वीडियो. फॉलोड बाय अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, हम इसकी बात करेंगे. And then the free trade agreement deal which is signed between Israel and UAE. What is the significance of deal? That is what we are going to cover in this video. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में है. Well, the issue of Indus Water Treaty, it is very important from our GS paper 2 point of view. इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंडस वाटर ट्रीटी का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में क्यों है, वाई इंडस वाटर ट्रीटी इज़ इन न्यूज़. तो रिसेंटली एक मीटिंग हुई है. देयर वाज अ मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन. ये 118th मीटिंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है. दिस इज़ अ मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन. ये मीटिंग बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है इससे रिलेटेड रहती है. सो देयरफॉर इंडस वाटर ट्रीटी इज़ इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो परमानेंट इंडस कमीशन की जो मीटिंग हुई है इसके आउटकम्स क्या रहे हैं. And then we will understand the brief history of Indus water dispute between India and Pakistan. हम Indus river system का जो drainage basin है वो देखेंगे and we'll see that कि dispute रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में Indus river system को लेकर. and इसे resolve करते हुए हमारे पास Indus water treaty के provisions आते हैं. What are the main provisions of Indus water treaty, वो हम आज यहाँ पे cover करेंगे. After that, we will see some other, reports on the basis of the water resources between India and Pakistan. So overall, India और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर को लेकर जो हमारा डिस्प्यूट है और जो subsequent treaty है वो इस आर्टिकल में हम मेनली कवर करने वाले हैं. So let's begin with it. Now, परमानेंट इंडस कमीशन की जो मीटिंग हुई है इस दौरान जो मेजर आउटकम्स निकले हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो इस मीटिंग के दौरान इंडिया और पाकिस्तान ने बहुत सारे वाटर रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनको यहाँ पे कवर किया. जैसे कि यहाँ पे फ्लड्स को मैनेज करते हुए, फ्लड्स को देखते हुए दोनों कंट्री ने डिस्कस किया दैट देयर शुड बी द एडवांस शेयरिंग ऑफ फ्लड इंफॉर्मेशन. नाउ अब इंडस रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो मेनली जो रिवर्स हैं वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं. सो देयर शुड बी द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फ्लड्स. एंड इसी मीटिंग के दौरान कुछ टूर्स, कुछ इंस्पेक्शन के जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिस्कस किया गया. अलॉन्ग विद दिस देयर वाज साइनिंग ऑफ दिस रिपोर्ट ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2022. इस रिपोर्ट को भी यहाँ पे साइन किया गया. ऑल्सो इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली ऑन दी वेस्टर्न रिवर्स, इसे लेकर अपनी ऑब्जेक्शन को यहाँ पे हाईलाइट किया. एंड दे ऑल्सो सॉट रिस्पॉन्स टू इट्स ऑब्जेक्शन ऑन इंडियन प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमारा जो पाकाल धुल प्रोजेक्ट है इसे लेकर भी पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया. एंड दे लुकिंग फॉर दी रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंडियन साइड ऑल्सो. इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जो बात आ रही है कि एडवांस फ्लड फ्लो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इसे हमने अर्ज किया दैट वी विल कम्युनिकेट विद दिस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी. मेनली इंडिया का अगर हम रिस्पॉन्स देखें तो इंडिया ने अश्योर किया कि जो कमिंग फ्लड सीज़न आ रहा है इस दौरान स्पेसिफिक टूर्स एंड इंस्पेक्शंस अरेंज करवाए जाएंगे. इंडिया ने ये भी अश्योर किया कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्शंस जो वो लगा रहे हैं इंडिया के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के ऊपर, इनको डिस्कस किया जाएगा इन द नेक्स्ट मीटिंग बिकॉज राइट नाउ इंडिया इज़ स्टिल प्रोसेसिंग द एग्जामिनेशन डिटेल्स.
तो आपने ऑब्जेक्शन कर दी, ठीक है, हम इसका जो रिस्पॉन्स है वो देंगे बट इन आर नेक्स्ट मीटिंग. So both the sides they expressed the hope that the next meeting of commission will be held at an early date in Pakistan. Now इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए that what is the brief history of Indus water dispute. तो जब हम इंदस रिवर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेनली 6 रिवर्स इसका हिस्सा बनती हैं. वन इज़ इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज. ठीक है, दीज आर द 6 रिवर विच आर पार्ट ऑफ दिस बेसिन. इंदस रिवर मेन है, बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम. ठीक है जी. अच्छा, दीज रिवर्स दे मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत, अगर हम यहाँ पे इंदस की भी बात करें और बाकी जो मेन रिवर है. It flows through Himalayas and then it enters into Pakistan and ultimately it goes to the south of Karachi. तो जो इंदस रिवर है ये तिब्बत से ओरिजिनेट करके इंडिया में आती है और इंडिया से ये पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में जाकर ये कराची के पास अरेबियन सी में जाकर ड्रेन कर जाती है. अब इशू ये है कि 1947 में हमारी जो पार्टीशन की जो लाइन थी, ये जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई, उससे जो इंदस रिवर सिस्टम है वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया. तो मतलब अगर ये पूरा का पूरा लेट्स से दिस इज़ द बेसिन ऑफ इंदस रिवर, लेकिन जो हमारी पार्टीशन की लाइन गई उसने इंदस के बेसिन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. ऑन वन साइड यू हैव इंडिया, ऑन द अदर हैंड यू हैव पाकिस्तान. एंड अब दोनों ही कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, दोनों ही साइड्स की बात करें, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फंक्शनिंग के लिए वाटर की ज़रूरत है. तो अब क्योंकि बेसिन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया एंड बोथ द साइड्स आर डिपेंडेंट अपॉन वाटर, तो नीड ऑफ द आवर क्या थी, दैट देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. कि जो इंदस रिवर है उसका जो वाटर है इसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए. इनिशियली हमारी पार्टीशन हुई 1947 में. 1948 मई 1948 एक इंटर डोमिनियन अकॉर्ड अडॉप्ट किया जाता है. इंटर डोमिनियन अकॉर्ड ऑफ 1948 मई दिस वाज अडॉप्टेड. अकॉर्डिंग टू दिस बोथ द कंट्रीज India and Pakistan, they after meeting for a conference, they decided that India would supply water to Pakistan in exchange for an annual payment that would be made by the latter. कि इंडिया पाकिस्तान को पानी देगा और पाकिस्तान उसके एक्सचेंज में इंडिया को एनुअल पेमेंट देगा. लेकिन बहुत ही जल्द ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये डिसइंटीग्रेट हो गया, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज़ ने एक कॉमन इंटरप्रिटेशन इस पूरे अकॉर्ड की अडॉप्ट नहीं की. देयरफॉर दिस वाज सून डिसइंटीग्रेटेड. देन 1951 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट चल रहे थे एंड बोथ द कंट्रीज दे अप्लाइड टू वर्ल्ड बैंक for basically funding of their respective irrigation projects. इंडिया ने अपने इरीगेशन प्रोजेक्ट्स थे ऑन रिवर इंदस, पाकिस्तान अपने इरीगेशन प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था. तो दोनों ही कंट्रीज़ ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया टू बेसिकली टू फंड फॉर दीज इरीगेशन प्रोजेक्ट. एंड दिस इज़ व्हेन वर्ल्ड बैंक ऑफर्ड टू मीडिएट दिस कॉन्फ्लिक्ट. वर्ल्ड बैंक इस पिक्चर में कहाँ से आया? वर्ल्ड बैंक इस पिक्चर में इसलिए आया बिकॉज दोनों ही कंट्रीज़ ने वर्ल्ड बैंक से फंड्स मांगे कि भाई हम अपने अपने इरीगेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन अब क्योंकि दोनों ही कंट्री सेम एरियाज़ के लिए फ़ंड मांग रहे हैं, सो वर्ल्ड बैंक एक्चुअली ऑफर्ड टू मीडिएट दिस कॉन्फ्लिक्ट. एंड देन इन 1960s, आफ्टर अ डिकेड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग, नेगोशिएशंस, द प्रपोजल्स बाय वर्ल्ड बैंक एंड अमेंडमेंट्स टू दैट, अल्टीमेटली मतलब 1951 में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ओके आई विल ऑफर यू, आई विल मीडिएट दिस कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन आफ्टर अ होल डिकेड ऑफ ऑल ऑफ दीज नेगोशिएशंस गोइंग ऑन, चेंजेस गोइंग ऑन, फाइनली 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट होता है. इंदस वाटर ट्रीटी साइन की जाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान.
इंडिया की तरफ से हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू इस ट्रीटी को साइन करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान इन दिस वाटर ट्रीटी को साइन करते हैं. And the former vice president of World Bank, W.A.B. Ilf, he also signed it. So that is how this entire dispute was resolved by the signing of this Indo-Water Treaty in 1960. So in this water treaty में basically जो हमारी Indus river system की जो 6 rivers हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, इंदस, किस तरह इन रिवर्स का जो वाटर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस वाज समहाउ प्रिस्क्राइब्ड इन दिस इंडस वाटर ट्रीटी. सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो रिवर्स हैं उनको डिवाइड किया गया इनटू वेस्टर्न रिवर्स एंड ईस्टर्न रिवर्स. ईस्टर्न रिवर्स में हमारे पास सतलुज आ जाता है, सतलुज, देन ब्यास, सतलुज, ब्यास एंड रावी, सतलुज, ब्यास एंड रावी, कि ये ऐसी रिवर्स हैं, दीज आर दी 3 रिवर्स जिनको इंडिया को एलोकेट किया गया फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़. इंडिया सतलुज, ब्यास, रावी, ये जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं इनका वाटर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकता है. एंड फॉर पाकिस्तान बाकी की जो रिवर्स हैं जैसे कि चेनाब, देन कम्स झेलम and then Indus itself. ये जो रिवर्स हैं ये पाकिस्तान को एलोकेट की गई. वेस्टर्न रिवर्स में कौन कौन सी आ जाएंगी? इंदस, चेनाब एंड झेलम, दे वर गिवन टू पाकिस्तान फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़. और यहाँ पे इंडिया को बार ऑफ किया गया दैट वी कैन नॉट हैव अ नॉन कंजम्पटिव एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक यूज़. हम इसका एग्रीकल्चरल यूज़ नहीं कर सकते, डोमेस्टिक यूज़ नहीं कर सकते, कंजम्पटिव नेचर में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. इसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ का जो राइट है वो पाकिस्तान को दिया गया. सिमिलरली इंडिया की बात करें तो इंडिया को दिया गया सतलुज, ब्यास एंड रावी. तो इसका मतलब ये है कि जो 80% वाटर जो शेयर हुआ है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 135 मिलियन एकड़ फीट, this went to Pakistan, while 33 of the million acre feet or 20% of the water that remained for the use by India. तो 80% वाटर पाकिस्तान के पास गया, 20% जो इसका वाटर है वो इंडिया के पास रहा फॉर यूज़. इस कमीशन, ये जो हमारी ट्रीटी हुई है इन दिस वाटर ट्रीटी, इसमें दोनों ही कंट्रीज़ को एक परमानेंट इंदस कमीशन इस्टेब्लिश करना था. तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय द परमानेंट कमिश्नर्स ऑन बोथ द साइड्स. एंड द फंक्शन ऑफ दिस परमानेंट इंदस कमीशन इज़ टू बेसिकली सर्व एज अ फोरम फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रिवर्स, फॉर कंटिन्यूड कॉपरेशन एंड एज अ फर्स्ट स्टॉप फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड अभी इन दिस रिवर सिस्टम जो अगैन दोबारा न्यूज़ में है, इन दिस वाटर ट्रीटी न्यूज़ में है, दैट इज़ ओनली बिकॉज इसी परमानेंट इंदस कमीशन की मीटिंग हुई है जिसमें कुछ इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है. तो दिस कमीशन वॉज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंदस वाटर ट्रीटी ओनली. एंड यहाँ पे हमारे पास इस कमीशन में ये कहा गया कि फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान दे हैव राइट्स ऑन दीज 3 रिवर, चेनाब, झेलम एंड इंदस, बट इस इंदस वाटर ट्रीटी का जो एनेक्सर सी है, इसके अकॉर्डिंगली इंडिया कैन हैव सर्टन एग्रीकल्चरल यूजेस ऑफ इट. बट सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एनेक्सर डी है बिकॉज इट बेसिकली अलाउज इंडिया टू बिल्ड रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट. मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट्स इंडिया इस रिवर के ऊपर बना सकता है विच डज नॉट नीड स्टोरेज ऑफ द वाटर. बिना स्टोरेज के अगर आप हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं वो अलाउड है फॉर इंडिया. एंड यहाँ पे कुछ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को भी प्रोवाइड किया गया कि अगर इंडिया इस एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स बनाता है तो वो इस तरह के डिज़ाइन के होने चाहिए कि इससे जो रिवर का जो रन है, जो फ्लो है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए. इस ट्रीटी में पाकिस्तान को भी ये राइट दिया गया है दैट पाकिस्तान कैन रेज ऑब्जेक्शंस ओवर सच प्रोजेक्ट्स विच आर बीइंग बिल्ट बाय इंडिया.
और अगर पाकिस्तान को लगता है कि इट इज़ नॉट एज पर दी स्पेसिफिकेशंस ऑफ द ट्रीटी, सो पाकिस्तान अपनी ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है. सो इन दैट केस इंडिया को अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन की जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई भी ऑल्टरेशन अगर वो कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान को उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी, एंड विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड विद ऑब्जेक्शन विद इन 3 months ऑफ द रिसीट. तो जैसे ही पाकिस्तान ने लेट्स से किसी कंट्री ने ऑब्जेक्शन रेज की तो इंडिया को इसको लेकर रिस्पॉन्स देना होगा विद इन 3 months. इसके अलावा इंडिया को अलाउ किया गया है टू हैव अ मिनिमम स्टोरेज लेवल ऑन द वेस्टर्न रिवर्स, जो आपके पास इंदस, चिनाब एंड झेलम विच आर द वेस्टर्न रिवर. तो मतलब इंडिया बेसिकली 3.75 हमारा जो मिलियन एकड़ फीट जो वाटर है उसे स्टोर कर सकता है, बेसिकली फॉर कंजर्वेशन एंड फ्लड स्टोरेज पर्पसेस. नेक्स्ट कम्स द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. तो जो इंदस वाटर ट्रीटी है इसमें बेसिकली 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आया है. सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन. तो बोथ द साइड्स दे कैन बी रिजॉल्व्ड एट द परमानेंट कमीशन, एंड यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं ऑन बोथ द साइड. अगर ये क्वेश्चंस अनरिजॉल्व रहते हैं और अब कंट्री के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर शेयरिंग, जैसे कि कोई टेक्निकल डिफरेंस है, सो ईदर साइड कैन अप्रोच वर्ल्ड बैंक टू अपॉइंट अ न्यूट्रल एक्सपर्ट टू कम टू अ डिसीजन. तो पहला स्टेप तो ये है कि परमानेंट कमीशन में क्वेश्चन रेज करो, ऑब्जेक्शन रेज करो, वहाँ पे सॉल्व कीजिए. बट अगर ऐसा नहीं होता तो ईदर साइड कैन अप्रोच वर्ल्ड बैंक कि आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट लेकर आइए टू कम टू अ डिसीजन. एंड इवेंचुअली इफ ईदर पार्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड इवन विद द न्यूट्रल एक्सपर्ट, सो इन दैट केस इन द केस ऑफ डिस्प्यूट, पहले क्वेश्चन था, ऑब्जेक्शन थी, फिर डिफरेंसेस आए, अगर डिफरेंसेस भी सॉल्व नहीं आए तो दैट लीड्स टू द केस ऑफ डिस्प्यूट. तो ऐसे केस में जो हमारी ट्रीटी है उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी जो एक्सटेंट है, उसको लेकर जो मैटर है, इट कैन बी रेफर टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. सो इन दिस वाटर ट्रीटी इट डज नॉट हैव अ यूनिलेटरल एग्जिट प्रोविजन. बेसिकली इट इज सपोज टू रिमेन इन फोर्स अनलेस बोथ द कंट्रीज दे रेटिफाई अनदर म्यूचुअली एग्रीड पैक्ट. ठीक है, कोई एग्जिट प्रोविजन नहीं है, आई हैव टू म्यूचुअली एग्री ऑन दिस. नाउ इन दिस वाटर ट्रीटी के अगर हम शॉर्टकमिंग्स की बात करें, क्रिटिसिज्म की बात करें, तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे ये नोट करनी होगी, इंटरनेशनली इन दिस वाटर ट्रीटी इज सीन एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, स्पेशली बिटवीन टू कंट्रीज. इट हैज़ डेफिनेटली सीडेड डिससेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. इन दिस वाटर ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते हैं. ये जो ट्रीटी है ये बहुत ही टेक्निकल है, जिसकी वजह से जब इसकी इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो दोनों ही कंट्रीज़ की तरफ से बहुत ही वाइड रेंज ऑफ डाइवर्जेंस आ जाता है. अब जैसे कि ट्रीटी के अकॉर्डिंगली कहा गया है कि जो स्टोरेज सिस्टम अगर बनाया जाएगा इट कैन बी बिल्ट बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. लेकिन टेक्निकल डिटेल में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है टू कंक्लूड कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस a particular project can be carried out. इसके अलावा एक और जो बड़ा कंसर्न इस ट्रीटी में है, दैट इज़ द टेंस पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिक डिससेटिस्फैक्शन तो यहाँ से आती है कि इंडिया को अलाउ नहीं किया गया है, इंडिया को प्रिवेंट किया गया है फ्रॉम बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ स्टोरेज सिस्टम ऑन दिस वेस्टर्न रिवर. हाउएवर अंडर सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस स्टोरेज अलाउ किया गया है, बट स्टिल India cannot build any storage system on it. पाकिस्तान के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो there is always this suspicious nature कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका हर एक टेक्निकल पार्ट से पाकिस्तान को अवेयर होना होगा, and they deliberately try to get it suspended. इसके अलावा ये मैटर और भी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है बिकॉज जो वेस्टर्न रिवर्स हैं दे मेनली पास टू द डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो इस एरिया को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर दिस अ टसल गोइंग ऑन एवर सिंस इंडिपेंडेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इन फैक्टर्स की वजह से देर आर सम criticism of the Indus Water Treaty also. And then lastly you should know about
the Standing Committee on Water Resources and its 12th report of recommendation in this matter. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दिस वाटर ट्रीटी जो हमारी 1960 की हुई है पाकिस्तान के साथ, इसे रीनेगोशिएट किया इन दी प्रेजेंट चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसे लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरी ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग कमेटी देयर इज़ नीड टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, किसी तरह के लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की ज़रूरत है ताकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन दिस बेसिन में जो वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वो इन दिस वाटर ट्रीटी में कवर नहीं किए गए हैं। सो वी नीड टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इसको अकाउंट में लिया जाए। इट ऑल्सो रिकमेंडेड कि पंजाब और राजस्थान में जो कनाल सिस्टम है दैट नीड्स टू बी रिपेयर्ड सो दैट उनकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो सके। सो जैसा कि हमने कहा कि इन दिस वाटर ट्रीटी it is one of the most successful water sharing endeavor in the world today, and we need that there is some need to update the certain technical specification. We need to expand the scope of this agreement to address the present day climate change and its challenges. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन इकोनॉमी से रिलेट करता है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ ऑफिशियली इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट। इंडिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट इनॉग्रेट किया गया है एट कालोल, गुजरात। So therefore this topic even is important from mains point of view, GS paper 3 से भी important हो जाता है। टेक्नोलॉजिकली भी लिक्विड नैनो यूरिया इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी के अलावा यू कैन रिलेट दिस विद एन इशू विच रिलेट्स टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एज वेल। लिक्विड नैनो यूरिया का इंडिया में पहला प्रोजेक्ट, पहला प्लांट कालोल, गुजरात में इनॉग्रेट किया गया। ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। It is expected to not only substitute the imported urea but also to produce better results in farms. एक तो जो हम ऑलरेडी जो इम्पोर्ट करते हैं यूरिया, ये उसको भी सब्सटीट्यूट करेगा और उसके कंपैरिजन में फार्म्स में बेटर रिजल्ट भी देगा। सो इफ़को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने कालोल में लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट कमीशन किया है। दिस इज़ कंट्रीज़ फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट। तो यहाँ से एक बार क्विकली समझ लेते हैं व्हाट इज़ लिक्विड नैनो यूरिया। तो बेसिकली ये यूरिया ही है बट इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स। बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में जब यूरिया मिलता है तो उसे हम यहाँ पे कह रहे हैं लिक्विड नैनो यूरिया। यूरिया एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। इसका कलर वाइट रहता है एंड इट आर्टिफिशियली प्रोवाइड्स नाइट्रोजन। प्लांट्स को जो नाइट्रोजन की मेजर रिक्वायरमेंट रहती है, नाइट्रोजन इज़ अ मेजर न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट, सो दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोवाइड बाय द यूरिया। ये जो प्रोडक्ट है ये इफ़को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इन्होंने मिलकर इसे डेवलप किया है एंड दिस प्रोडक्ट इज़ बीन डेवलप्ड एट कालोल नाउ। जो कन्वेंशनल यूरिया है उसकी एफिशिएंसी कुछ 25% की रहती है, लेकिन जो लिक्विड नैनो यूरिया है दिस इज़ एफिशिएंट अराउंड 85 to 90%। तो एक तो क्लियरली हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो कन्वेंशनल यूरिया है उसकी एफिशिएंसी कम है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड नैनो यूरिया। सेकेंडली, अगर कन्वेंशनल यूरिया को जब अप्लाई किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर तो उतना डिज़ायर्ड इम्पैक्ट नहीं आ पाता, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी जो एप्लीकेशन है वो इनकरेक्टली की जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन यूरिया में होता है वो अक्सर वेपराइज हो जाता है और इट इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस। एंड जब इरिगेशन की जाती है तो अ लॉट ऑफ दिस नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो वॉश्ड अवे ड्यूरिंग इरिगेशन ऑल्सो। लेकिन अगर हम लिक्विड नैनो यूरिया की बात करें तो इट इज़ स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द लीव्स, तो मतलब जो प्लांट है वो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसे नैनो फॉर्म के अंदर अप्लाई कर रहे हैं,
तो इससे जो क्रॉप है उसको एक टारगेटेड सप्लाई मिलती रहती है न्यूट्रिएंट्स की, बिकॉज़ वो डायरेक्टली जो हमारी लीव्स हैं, जो लीव्स में स्टोमेटा है, जो पोर्स हैं हमारी लीव्स की सरफेस के ऊपर, उसके थ्रू डायरेक्टली जो फर्टिलाइज़र है उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट में पहुंच जाते हैं। तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी ज़्यादा है लिक्विड नैनो यूरिया की एज़ कम्पेयर टू दी कन्वेंशनल यूरिया, प्लस इसका जो इम्पैक्ट है दैट इज़ ऑल्सो मोर देन दैट ऑफ द कन्वेंशनल यूरिया। So 2 to 4 milliliters of nano urea it should be mixed with a liter of water and इसे crops के ऊपर spray किया जाए at the active growing stage. एंड जो लिक्विड नैनो यूरिया है इसमें तकरीबन 4% टोटल नाइट्रोजन होता है इफ़ वी टॉक अबाउट वेट बाय वॉल्यूम, एंड ये इवनली वाटर के थ्रू डिस्पर्स हो जाता है। एंड द नैनो पार्टिकल जिसमें नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है इट कैन वेरी फ्रॉम 20 to 50 नैनोमीटर्स। तो जो इसकी जो एफिशिएंसी है वो इस वजह से भी ज़्यादा है। एंड लिक्विड नैनो यूरिया की जो शेल्फ लाइफ है दैट इज़ ऑफ अ ईयर, सो फार्मर्स नीड नॉट टू वरी अबाउट केकिंग व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, जो कि नॉर्मली जो कन्वेंशनल यूरिया है उसके केस में ऑफनली हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट्स द इंडिजीनियस लिक्विड नैनो यूरिया इज़ बेटर देन द इम्पोर्टेड यूरिया। तो सबसे पहली बात तो हमारा जो लिक्विड नैनो यूरिया है ये इंडिजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को इज preparing this, producing this, and it comes in a half liter bottle which is priced at rupees 240. ठीक है, तो इट डज़ नॉट कैरी एनी बर्डन ऑफ सब्सिडी राइट नाउ। करंटली इसके ऊपर कोई सब्सिडी का बर्डन नहीं है। एंड बाय कॉन्ट्रास्ट अगर हम दूसरा देखें तो फार्मर दे पे अराउंड 300 रुपीज़ फॉर अ 50 kg बैग ऑफ हेविली सब्सिडाइज्ड यूरिया। तो गवर्नमेंट का जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो सब्सिडी पे आउट है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इट विल बी अराउंड 2 लाख करोड़, and up to 25% from like rupees 1.6 lakh crore it paid in last year. तो एक तो प्राइस कम है, देयर इज़ नो बर्डन ऑफ सब्सिडी ओवर हेयर। अब यहाँ से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए व्हाट इज़ इफ्को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो याद रखिएगा दैट दिस इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज़ wholly owned by Indian cooperatives. 1967 में इसे फाउंड किया गया था एंड विद जस्ट 57 cooperatives, बट आज कुछ 36,000 इंडियन कॉपरेटिव्स की अमेलगमेशन आपको इफ्को की फॉर्म में मिलती है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो डाइवर्सिफाई हो गए हैं फ्रॉम जनरल इंश्योरेंस टू रूरल टेलीकॉम, अपार्ट फ्रॉम देयर कोर बिजनेस विच इज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग फर्टिलाइज़र। The main objective of the Indian Farmer Fertilizer Cooperative Limited is to enable Indian farmer to prosper through timely, a supply of reliable and high quality agricultural inputs, services in an environmentally sustainable manner, and to undertake other activities to improve their welfare. This is the objective of IFCO. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट अस्त्र मार्क 1। सो अस्त्र मार्क 1 इज़ इन न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद द हैदराबाद बेस्ड पब्लिक सेक्टर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर द सप्लाई ऑफ अस्त्र मार्क 1, and this is at the cost of 2971 करोड़, 2971 करोड़ की कॉस्ट पे इसकी सप्लाई को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एंड इट विल बी बेसिकली यूज्ड फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑन द फाइटर जेट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। तो यहाँ से अस्त्र मार्क 1 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा दैट अस्त्र मार्क 1 इज़ अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, beyond visual range air to air missile, and इस टेक्नोलॉजी से बेसिकली जो फाइटर पायलट्स हैं दे कैन शूट इट प्रिसाइजली एट एनिमीज टारगेट विच आर बियॉन्ड देयर विजुअल रेंज, तभी इसका नाम है बियॉन्ड विजुअल रेंज। फाइटर पायलट्स की रेंज के बाहर है बट स्टिल यू आर एबल टू शूट इट एट दैट एनिमीज टारगेट,
देयरफॉर बियॉन्ड विजुअल रेंज, और क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल है तो इसीलिए फाइटर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये एयर टू एयर मिसाइल फायर की जाती है फ्रॉम एन एयरबॉर्न एसेट बेसिकली टू डिस्ट्रॉय एन अनदर एयरबॉर्न एसेट। ये एयर टू सरफेस है, सरफेस टू एयर नहीं है, ये एयर टू एयर है, तो एयर में ही ये फायर की जाएगी एंड दिस विल बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय अनदर एयरबॉर्न टारगेट। ये जो मिसाइल है दिस वाज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, for the deployment on fighter jets like Sukhoi 30, Mark 1 Tejas of Air Force, MiG-29K of the Navy, तो इन सब में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। रेंज की अगर हम बात करें तो अस्त्र मार्क 1 इसकी रेंज कुछ 110 किलोमीटर्स तक की है। मार्क 2 की जो रेंज है दैट इज़ ऑफ 150 किलोमीटर, ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। स्पीड, इस मिसाइल की स्पीड अगर हम देखें तो इट कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 4 times more than that of the sound, and it can reach maximum altitude of 20 kilometer, so therefore it is very flexible in terms of air combat. Now यहाँ पे अस्त्र मार्क 1 की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस समझना भी बहुत ज़रूरी है। इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे मीट करने के बेसिस के ऊपर डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली फॉर फॉर द क्लोज कॉम्बैट एंगेजमेंट, ताकि किसी फॉरेन सोर्स के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो सके। यहाँ पे जो एयर टू एयर मिसाइल है, क्योंकि इसकी बियॉन्ड द विजुअल रेंज इसकी आपको इसकी कैपेसिटी है कि विजुअल रेंज के बियॉन्ड आप इसे टारगेट कर सकते हैं। इस कैपेसिटी की वजह से जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको एक लार्जर स्टैंड ऑफ रेंज मिलती है। स्टैंड ऑफ रेंज बेसिकली द मिसाइल इज लॉन्च्ड एट अ सफिशिएंट डिस्टेंस, इट बेसिकली अलाउज इट टूवर्ड्स द अटैकिंग साइड टू इवेड द डिफेंसिव फायर फ्रॉम द टारगेट। तो मिसाइल जब लॉन्च की गई है तो इतना डिस्टेंस है कि जो अटैकिंग साइड है वो वहाँ से निकल सकता है टू एड फ्रॉम द टारगेट, and it can even neutralize the adversary airborne asset without exposing the adversary air defense measures। ये भी इसका एक important significance है। अस्त्र technologically as well as economically it is superior than many other important missiles। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट आर्टिकल इज़राइल और UAE के बीच में हुई ट्रेड डील के बारे में है। It's the free trade deal between Israel and UAE. This topic is important because this relates to international relations. So Israel has signed this free trade deal with the United Arab Emirates, and ये Israel की इस तरह की पहली deal है with any Arab country. And this is building on their US brokered normalization of relations in 2020, जिसे Abraham Accords भी कहा जाता है। तो इस फ्री ट्रेड डील के बाद UAE और इज़राइल की जो बायलेटरल ट्रेड है दिस विल एक्सीड 2 बिलियन इन 2022 एंड इन नेक्स्ट 5 years इसको राइज करवाया जाएगा टू $5 billion इन नेक्स्ट 5 years। एंड इसे लेकर डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे कोलैबोरेशन की जा रही है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स, टूरिज्म, लाइफ साइंस सेक्टर। इन सब सेक्टर्स में देयर वुड बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन UAE एंड इज़राइल। तो याद रखिएगा कि UAE ऐसा फर्स्ट गल्फ कंट्री है जिसके साथ इज़राइल ने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया है, एंड इट इज़ ओनली द थर्ड अरब नेशन टू डू सो आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन। एंड ये जो साइनिंग फ्री ट्रेड डील की जो हुई है इज़राइल और UAE में, दिस केम आफ्टर 2 days, जब एक मार्च चल रहा था थ्रू जेरूसलेम्स ओल्ड सिटी। सो ओवर दैट देयर वर thousands of flag which were waving Israeli. So this was basically to mark the nationalist procession of Israel's 1967 capture of East Jerusalem. इसराइल ने ईस्ट जेरूसलेम को 1980 में कैप्चर किया था। दिस मूव वाज नेवर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, रादर UAE ने इसे स्ट्रांगली कंडेम किया था, एंड व्हाट इट कॉल्ड इज़राइल स्टॉर्मिंग ऑफ जेरूसलेम्स अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड विच वाज वन ऑफ द इस्लाम्स होलीएस्ट साइट्स। तो ये सब हिस्ट्री रही है, एंड नाउ द रिलेशंस हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड बिटवीन इज़राइल एंड UAE। इस पूरे आर्टिकल में से एक चीज़ आप याद रखेंगे विच इज़ अब्राहम अकॉर्ड।
So Abraham Accord deal, which is basically sponsored by US. So this is part of United States regional security agenda to counter Iran. ईरान को काउंटर करने के लिए इस वेस्ट एशिया रीजन में अब्राहम्स अकॉर्ड डील हमारे पास आती है. सो दिस इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी एजेंडा जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान साइन किया गया था. एंड इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रायोरिटाइज़ किया कि इज़राइल और जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके बीच के जो रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना होगा. एंड समथिंग दैट द लेटर नेशन हैव बीन वेरी ऑफ बिकॉज ऑफ इज़राइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट. जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जो भी बोन ऑफ कंटेंशंस थे उन सबको सॉल्व करते हुए, जो कि मेनली इज़राइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बाद डेवलप हुए थे. तो वी नीड टू नॉर्मलाइज द रिलेशन. And as part of this Abraham Accord, even Israel agreed to stop further annexation of Palestinian territory. जो accord है इसमें बहरीन, इसराइल, UAE इन सब के लीडर्स ने इसे साइन किया था in September 2020. And after this, Egypt in 1979 and Jordan in 1994. Now UAE has become the third Arab country to fully normalize their relation with Israel. And यहाँ पे याद रखिएगा, it is the first Persian Gulf country to do so. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.